कक्षा 6, 7 और 8 के प्यारे विद्यार्थियों, आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ाया जा रहा है। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में आपको माहेश्वर सूत्र, वर्ण परिचय, वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन यहाँ तक बताया गया था। आज के वीडियो में उसके आगे से बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, स्वर के प्रकार। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। अ, ई, उ, री, री। अ, ई, उ, री और री, ये 5 स्वर हैं जिन्हें ह्रस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। स्वर का दूसरा भेद दीर्घ स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। ये होते हैं आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 8 होते हैं। दीर्घ स्वर 8 होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तीसरा भेद स्वर का प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के बाद 3 का अंक लिखा होता है। जैसे ओम, यहाँ पर ओ के बाद 3 का अंक लिखा है, तो ओ में प्लुत स्वर लगा हुआ है। प्लुत स्वर का प्रयोग प्रायः वैदिक संस्कृत में किया जाता है। बच्चों, स्वरों के ज्ञान के लिए एक श्लोक हमने इसमें लिखा है। इस श्लोक को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोग स्वरों का ज्ञान कर लेंगे, स्वरों के प्रकार को अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो श्लोक आपको पढ़ करके बताते हैं। एकमात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। एकमात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। एकमात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। इसका मतलब बच्चों यही है कि जहाँ एक मात्रा होती है, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर होता है। और द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, जहाँ पर 2 मात्राओं का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, जिस स्वर के उच्चारण में
3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। व्यंजनम चार्धमात्रिकम और व्यंजनों की आधी मात्रा मानी जाती है। इसके बाद बच्चों ये स्वर का प्रकार आपका हो गया, इसकी पहचान, इसके उदाहरण आपको बता दिए गए। अब व्यंजन के प्रकार, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन भी 3 प्रकार के बताए गए हैं संस्कृत में। पहला है स्पर्श व्यंजन, पहला है स्पर्श व्यंजन। इसकी परिभाषा जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा द्वारा मुख के विभिन्न भागों का, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा द्वारा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा द्वारा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा द्वारा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। 25 का से लेकर के माँ तक जितने भी व्यंजन हैं सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों इसमें 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 वर्ग हैं और इनके प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन आते हैं। जैसे का वर्ग में का से अंगा तक 5 व्यंजन होंगे, का, खा, गा, घा और अंगा, ये 5 व्यंजन, ये का वर्ग है। इसी तरह से चा वर्ग में भी इया तक 5 व्यंजन होंगे, चा, छा, जा, झा, इया, ये 5 व्यंजन। उसी तरह से टा वर्ग में भी 5 व्यंजन होंगे, टा, ठा, डा, ढा, आणा। इसी तरह से ता वर्ग में भी 5 व्यंजन होंगे, ता, था, दा, धा, ना। इसी तरह से पा वर्ग में भी 5 व्यंजन होंगे, पा, फा, बा, भा और मा। तो इन 5 वर्गों में 5-5 व्यंजन होंगे, तो कुल मिलाकर के 25 व्यंजन होते हैं। ये स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद व्यंजन का अगला भेद देखते हैं। व्यंजन का अगला भेद व्यंजन का दूसरा भेद है अंतःस्थ। अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन दूसरा भेद है व्यंजन का। अंतःस्थ व्यंजन, ये व्यंजन का दूसरा भेद है। अंतःस्थ व्यंजन, इसकी परिभाषा होती है बच्चों, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का
उच्चारण करते समय ध्वनि सीधे अंदर से बाहर निकल जाए। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय ध्वनि सीधे अंदर से बाहर निकल जाए तो उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। परिभाषा लिखते हैं इसमें, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि सीधे अंदर से बाहर निकल जाए। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि सीधे अंदर से बाहर निकल जाए तो उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि सीधे अंदर से बाहर निकल जाए तो उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे इनकी संख्या भी 4 होती है, या, रा, ला और वा। या, रा, ला और वा। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि सीधे अंदर से बाहर निकल जाए तो उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। इसके आगे व्यंजन का तीसरा भेद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के अंदर वायु की रगड़ से, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के अंदर वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है,
उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के अंदर वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के अंदर वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। शा, शा, सा और हा। इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख के अंदर वायु घर्षण करती है, रगड़ करती है, जिससे वह गर्म हो जाती है और गर्म होकर के बाहर निकलती है। इसलिए इन वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो आपके ये 3 भेद व्यंजन के, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इनके अतिरिक्त कुछ और भी वर्ण और ध्वनियाँ हैं। जैसे आगे देखते हैं। इन व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ और भी वर्ण और ध्वनियाँ हैं। इनमें देखते हैं जैसे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? 2 व्यंजनों के योग से, 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले, 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण को संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे जैसे क धन क्ष बराबर क्ष, इन 2 व्यंजनों के योग से ये व्यंजन बना है क्ष, जिससे क्षत्रिय, कक्षा आदि शब्द बनते हैं। दूसरा है ता धनरा, त धनरा बराबर त्र। इन 2 व्यंजनों से त और र से त्रा बना है। अगला है ज इय। ये 2 व्यंजन ज और इय
से ज्ञा बना है। अगला है श र, श और र से स्र बना है, जैसे श्री इसी से बनता है, यही स्रा है। तो आपने देखा क और श सेक्षा, त और र से त्रा, ज और इय से ज्ञा, श और र से स्रा। ये जो भी व्यंजन बने हैं क्ष, त्र, ज्ञा और श्र, ये संयुक्त व्यंजन हैं। तो आपने देखा कि संयुक्त व्यंजन किस प्रकार का होता है। इसके बाद कुछ और भी ध्वनियाँ होती हैं, जैसे अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को, वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हो कंचन, तो इसमें का के ऊपर जो बिंदु लगा है वो अनुस्वार है। कंग, संग, नंग, इनमें इन वर्णों के ऊपर जो बिंदु लगा है वो अनुस्वार है। जैसे कंग, संग और नंग, तो इनमें इन वर्णों के ऊपर जो बिंदु लगा है वह क्या है? वह अनुस्वार है। इसके अलावा बच्चों कुछ और ध्वनियाँ होती हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। उनमें इसके बाद है विसर्ग। विसर्ग क्या है? वर्णों की अंतिम ध्वनि, वर्णों की अंतिम ध्वनि ह को प्रकट करने के लिए, वर्णों की अंतिम ध्वनि ह को प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग होता है। वर्णों की अंतिम ध्वनि हा को प्रकट करने के लिए विसर्ग विसर्ग का प्रयोग होता है। वर्णों की अंतिम ध्वनि ह को प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग होता है। वर्णों की अंतिम ध्वनि ह को प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे जैसे रामः, श्यामः, कृष्णः, इसमें अंतिम वर्ण
के बाद हा ध्वनि को प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो रामः, श्यामः, कृष्णः, इसमें हम तीनों पदों में देख रहे हैं कि अंतिम वर्ण के बाद हा ध्वनि को प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आपने देखा कि विसर्ग क्या है? वर्ण की अंतिम ध्वनि, वर्ण की अंतिम ध्वनि ह को प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे रामः, श्यामः और कृष्णः। इसके बाद बच्चों अनुनासिक, अनुनासिक भी देख लेते हैं। अनुनासिक अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक क्या है? का वर्ग से पा वर्ग तक, का वर्ग से पा वर्ग तक सभी वर्गों के, का वर्ग से पा वर्ग तक सभी वर्गों के अंतिम वर्ण को, सभी वर्गों के अंतिम वर्ण को अनुनासिक कहते हैं। का वर्ग से पा वर्ग तक सभी वर्गों के, का वर्ग से पा वर्ग तक सभी वर्गों के अंतिम वर्ण को अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए, क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए श्वास को अंशतः नासिका से बाहर निकालना पड़ता है। आइए देखते हैं अनुनासिक। का वर्ग से, का वर्ग से पा वर्ग तक, का वर्ग से पा वर्ग तक सभी वर्गों के, सभी वर्गों के अंतिम, सभी वर्गों के अंतिम वर्ण को, सभी वर्गों के अंतिम वर्ण को अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक वर्ण कहते हैं। का वर्ग से पा वर्ग तक सभी वर्गों के अंतिम वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए, क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए श्वास को, श्वास को अंशतः, अंशतः, अंशतः नासिका से बाहर निकालना पड़ता है। नासिका से बाहर निकालना पड़ता है। क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए श्वास को अंशतः नासिका से बाहर निकालना पड़ता है। तो हम बच्चों, हमने आपको बताया कि सभी वर्गों के अंतिम वर्ण,
का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण जो भी हैं वो सभी अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। वो सभी अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। और ये वर्ण हैं अंगा, इया, आण, न और म। ये वर्ण हैं अंग, इय, अण, न, म। ये 5 वर्ण हैं। कौन कौन से? अंग, इय, अण, न, म। ये 5 वर्ण हैं। तो आज की वीडियो में आपने संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार को पढ़ा। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।